हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये नंबर थ्योरी का टॉपिक है और क्रिप्टोग्राफ एंड नेटवर्क सिक्योरिटी आज हम इसका प्रूफ करेंगे। टॉपिक आता है विद स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आपको इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको ईजी वे से इस पूरी थ्योरम को आज कराऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जैसे कि मेरी सभी वीडियोस जो न्यू आती हैं वो आपको जल्दी से। अगर आपको किसी और टॉपिक्स, मैथ के किसी और टॉपिक्स में कोई डाउट हो या किसी भी में कुछ टॉपिक आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। मैं अपनी थ्योरम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि n ग्रेटर देन वन से बड़े हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यूनिकली। तो हमें इसमें दो कंडीशन सॉल्व करनी है। फर्स्ट, ये हमें कह रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हमें फर्स्टली बताना है कि उसका प्रोडक्ट, जो भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हम लेंगे जो कि वन से बड़े होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्राइम। और साथ ही साथ उनका प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, यूनिकली, मतलब यूनिक आना चाहिए। तो हमें दो केसेस में देखेंगे। फर्स्ट तो हम उसमें देखेंगे कि उनका दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, वो प्राइम आना चाहिए, देन यूनिकली। तो हम अपनी थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो n ग्रेटर देन 1 है। प्रूफ लेट n ग्रेटर देन 1 बी इन इंटीजर्स, हमने वही लिखा जो कि n हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, इज बी एन इंटीजर्स। केस फर्स्ट, इफ n इज अ प्राइम देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। अगर n हमारे पास ऑलवेज प्राइम है तो दो प्राइम्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, वो भी प्राइम ही आएगा। तो देयर इज कुछ मतलब प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो प्राइम नहीं है तब हम क्या करेंगे, ठीक है, उस केस में हम देखते हैं। तो केस फर्स्ट में तो ऑलरेडी प्रूफ है। नाउ सेकेंड केस, इफ़ n इज़ अ कंपोजिट। अब हमने मान लिया कि n एक कंपोजिट है, देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर p1। अब उसमें एक p1 प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हमने ले लिया। सच डेट n इज इक्वल टू p1 डॉट n1। p1 हमारे पास कैसा है, प्राइम नंबर है, और n1 हमारे पास इज एन इंटीजर। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इनका दोनों का कंपोजिट मतलब प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, हमें इंटीजर्स की फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि n1 हमारे पास क्या है, इंटीजर आया है, ठीक है। इफ़ अब हम इस n1 को देखेंगे। नाउ n1 इज़ अ प्राइम। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास, यहाँ हमने केस 1 में क्या बात करी थी कि n इज़ अ प्राइम, तो देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। लेकिन हमारे पास यहाँ n कैसा आया है, n1 कैसा आया है, इंटीजर, ठीक है। तो इस इंटीजर को हम सपोज इफ कर लेते हैं। इफ़ n इज़ अ प्राइम, हमारे पास n1 इज़ अ प्राइम नंबर है, देन n इज़ एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हमारे पास ये जो n है ये एक्सप्रेस करेगा एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में, ठीक है। So if n1 is composite, then there exists a prime number of p2। n1 composite के लिए एक दूसरा प्राइम नंबर p2 एग्जिस्ट करेगा, सच दैट इस तरह से कि n1 इज इक्वल टू हो जाएगा p2 डॉट ऑफ n2, ठीक है। ये n1 जो है कंपोजिट फॉर्म करेगा p2 और n2 के लिए, और p2 हमारे पास कैसा है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, और नाउ हमने यहाँ पे देखा हमें n2 अगेन क्या मिल रहा है, एक इंटीजर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जब n के साथ ही हमें प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो हमने वही यहाँ पे लिखा है, इफ़ n2 इज़ अ प्राइम। अगर हमारे पास n2
प्राइम आ जाए, मतलब यही प्रोसेस हम अगेन एंड अगेन करते रहें। यहाँ पे हमने बात करी थी N1 इज़ अ कंपोजिट, फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर N2 इज़ अ कंपोजिट फॉर्म, देन देयर एग्जिस्ट अ P3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। N2 के लिए हमारे पास यहाँ P3 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम N3 के लिए कंपोजिट फॉर्म करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर लास्ट में मतलब एक लास्ट में हमें एक प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिल जाएगा, तब हम अपने इस प्रोसेस को एंड कर देंगे। तो हम वही एज्यूम कर रहे हैं, सपोज इफ़ N2 इज़ अ प्राइम देन द थ्योरम इज प्रूफ, ठीक है। अगर हमारे पास N2 प्राइम आ जाता है, ठीक है, तो हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। बट इफ़ N2 इज़ अ कंपोजिट देन कंटिन्यू दिस प्रोसेस, ठीक है, जो मैंने बताया वही हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस प्रोसेस को, फिर हम कंटिन्यू अपने प्रोसेस को अगेन एंड अगेन करते रहेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे ध्यान दें, हमारे पास n इज़ ग्रेटर देन 1 था इंटीजर्स, तो हमारे पास यहाँ N1 जो आया है, ये N1 जो है ये बड़ा है किससे, N2 से। फिर ये N2 जो नेक्स्ट कंपोजिट आएगा वो बड़ा होगा किसी दूसरी टर्म से, तो हम इसी तरह से ऐसे लिख रहे हैं कि n ग्रेटर देन है ना किससे, N1 से, और N1 ग्रेटर देन है N2 से, डैश डैश। इसी तरह से कोई मतलब आगे तक जितने भी टर्म जाएंगे वो एक दूसरे से बड़ी होती जाएंगे, ठीक है। हमने इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में लिख दिया। Therefore the process will terminate after finite number of statements, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन टर्मिनेट होता रहेगा एक फाइनाइट नंबर स्टेप्स तक, ठीक है। नाउ अब हमने अपने जो n है उसको कुछ इस तरह से लिख लिया है, n इज इक्वल टू P1 P2 P3। हमारे पास जो n थे उनके साथ हमारे पास प्राइम कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया n इज इक्वल टू P1 P2 P3 दैट इज ऑफ Pk। किसी p के टर्म तक जब हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा तब तक हम अपने इस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। तो हमने मान लिया वो क्या नंबर है, Pk, ठीक है। सो जैसे हमने वहाँ पे अज्यूम करा Pk, मैंने वही स्टेटमेंट यहाँ एक बार और लिख दिया, n इज इक्वल टू P1 P2 P3 डैट एज Pk। हमें एक लास्ट में एक पॉजिटिव कंपोनेंट Pk ऐसा मिल गया है, तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो चुका है। हैंस एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट्स, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट था प्राइम नंबर्स का वो क्या से आ गया है, फाइनाइट से आ गया है किसी भी इंटीजर्स के लिए जब n ग्रेटर देन होगा कब, 1 से, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही वाला स्टेटमेंट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें उसमें क्या बतानी थी, यूनिकनेस, ठीक है। तो हम उसमें यूनिकनेस और देखते हैं। यूनिकनेस के लिए हमने यहाँ पे सपोज यूनिकनेस हमें क्या करना है, बताना है कि उन दोनों के प्रोडक्ट हमारे पास में कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे कि पहले हम अपने एजम्पशंस बता दें कि इन दोनों किसी दो प्रोडक्ट्स का जो सम है वो हमारे पास इक्वल आ गया है, लेकिन हम उसको अनइक्वल बता देंगे, ठीक है। तो हम यूनिकनेस देखते हैं। सपोज इफ पॉसिबल any integer n greater than 1 can be expressed as the product of prime in two ways as follows, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास इसको मैंने 2 वेज में और एक्सप्रेस कर लिया है, सेम सिंपली ऐसे ही कि बताया कि एक n इज ग्रेटर देन 1 है लेकिन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम इन 2 वेज। हमने उसको 2 वेज में एक्सप्रेस कर लिया। फर्स्ट तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट आई थी ना, ठीक है। तो 2 वेज में मैंने कैसे एक्सप्रेस करा है, n इज इक्वल टू P1 P2 P3 डेट डैश ऑफ PR एंड n इज इक्वल टू क्या है, हमने ले लिया Q1 Q2 Q3 डेट डैश ऑफ QS। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमेशा ध्यान रखें, R ग्रेटर देन होगा किससे, S से, ठीक है। अब ये दोनों किसके इक्वल है, n के, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, n इज इक्वल टू P1 P2 P3 डैश 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 ऑफ PR इज इक्वल टू ऑफ Q1 Q2 Q3 डेट डैश ऑफ QS। तो इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। वेयर अब यहाँ पे हम एक देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नाउ वी हैव टू शो द सेमी रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए हमारे पास जो P1 है ये ग्रेटर जो P1 है ये लेस देन है किससे, P2 से, और P2 लेस देन हो जाएगा किससे, P3 से, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शो करा है कि P1 लेस देन इक्वल टू है P2 से, P2 लेस देन इक्वल टू है P3 से, और P3 लेस देन इक्वल टू है डैश डैश ऑफ किससे, P ऑफ R से। नाउ इसी तरह से हम ये इक्वल था किसके, Q1 Q2 Q3 डैश डैश ऑफ QS। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि Q1 लेस देन इक्वल टू है Q2 से, और Q2 लेस देन इक्वल टू है Q3 से, Q3 लेस देन इक्वल टू है डैश डैश ऑफ QX, ठीक है।
सो ये हमने एक सेमी रिप्रेजेंटेशन बता दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो P1 है ये डिविजिबल करेगा P2 P3 डैश डैश ऑफ PR को। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, P1 डिविजिबल P1 डिविजिबल P1 P2 डैश डैश ऑफ PR। ठीक है, तो जब ये डिविजिबल फॉर्म करेगा एंड, तो हमारे पास फॉर्म क्या थी, ये थी ना हमारे पास फॉर्म। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया P1 P2 डैश डैश ऑफ, ये PR है, इक्वल टू ऑफ Q1 Q2 डैश डैश ऑफ QS। नाउ जब ये P1 डिविजिबल कर रहा है P1 P2 PR को, तो इसका मतलब P1 कैंसिल आउट हो जाएगा P1 से, तो हमारे पास क्या टर्म आएगी P2 डैश डैश P2 P3 डैश डैश ऑफ PR। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास इधर तो क्या बच रहा है Q1 Q2 Q3 डैश डैश ऑफ QS, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो P1 जो है डिविजिबल करेगा किसको, इस फॉर्म को भी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे यहाँ पे। सो P1 डिविजिबल कर रहा है किसको, Q1 Q2 डैश डैश ऑफ QS को भी, एंड देयर एग्जिस्ट। और यहाँ पे ये P1 किस फॉर्म, किस एक पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव इंटीजर को डिविजिबल करेगा, QR को, क्योंकि QS से पहले हमारे पास QR एक ऐसा पॉइंट आएगा जैसे ये P1 डिविजिबल करेगा, एंड देयर एग्जिस्ट QK। ठीक है, सच डेट P1 डिविजिबल ऑफ QK, क्योंकि इन दोनों का GCD हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। सेम वहीं पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंस जब P1 एंड QR आर प्राइम एंड हेंस, जब ये P1 और QR कैसे हो जाएंगे, हमारे पास प्राइम हो जाएंगे, तो इन दैट केस हमारे पास P1 इक्वल टू हो जाएगा किसके, QK के। रिमेनिंग अब हम इसका रीनेम करेंगे। ठीक है, ये मतलब किसी एक पॉजिटिव इंटीजर्स को, मैंने बोला था ना, कोई हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई बीच में QS से पहले एक पॉइंट QK ऐसा होगा जिसको ये P1 डिविजिबल करेगा, मतलब P1 इक्वल टू हो जाएगा QK के। लेकिन अब हम इसको रीनेम कर रहे हैं, QK को हम रिमेन करेंगे Q1 से, मतलब इसको हम QK की जगह हम क्या लिख देंगे, Q1 लिख देंगे। सो रीनेमिंग QK एज Q1, हैंस P1 इक्वल टू Q2। ठीक है, तो QK की जगह हमने ले लिया P1, तो मतलब P1 डिविजिबल कर रहा है Q1 को। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास अगर हम P2 के लिए डिविजिबिलिटी देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू Q2। नेक्स्ट इसी तरह से P3 के लिए देखेंगे तो P3 इक्वल टू Q3। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अब हमने क्या कर रहा था, P1 इक्वल टू हो गया था Q1 के। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव, ठीक है, तो P1 P2 डैश डैश ऑफ PR इज इक्वल टू, तो नाउ वी हैव P2 P3 डैश ऑफ PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 Q3 डैश ऑफ QS। और कंडीशन हमें यहाँ पे ज़रूर लिखनी है R लेस देन ऑफ X, क्योंकि अब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अगेन वी कैन प्रूव डैट P2 इज इक्वल टू ऑफ Q2। ठीक है, उसी प्रोसेस से अगर हम अगेन प्रूव करें कि P2 इक्वल टू हो जाएगा Q2 के लिए एंड Q3 इक्वल टू हो जाएगा Q3 के लिए, इसी तरह से कंटिन्यूसली दिस प्रोसेस R ऑफ टाइम्स। ठीक है, R टाइम्स तक, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे P ऑफ R, मतलब QS हमारे पास QS से पहले कुछ एक ऐसी टर्म होगी जो हमारे पास होगी Q ऑफ R, तो उस केस में Q ऑफ R टाइम्स तक। सो वी गेट यहाँ की जितनी भी टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगेन बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू QR प्लस 1 QR प्लस 2 डैश ऑफ QS, मतलब QS से पहले इस टर्म, मतलब इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ही समझने के लिए। Q2 Q3 डैश ऑफ QR। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी, QR प्लस 1 QR प्लस 2 डैश ऑफ QS। लेकिन हमारे मतलब अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें जैसे हमारे पहले वाला प्रोसेस था P1 इक्वल टू ऑफ Q1, तो उसमें क्या था, हमारी वो डिविजिबिलिटी हो गई थी, तो उसना कैंसिल हो जाएगा। तो हमने बताया सेम यहाँ पर R टाइम्स तक करेंगे तो हमारे पास क्या है, PR टाइम्स तक, तो हमारे पास QR टाइम्स तक, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, मतलब डिविजिबिलिटी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 1, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास Q ऑफ S तक है, तो इतना तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, QR प्लस 1 QR प्लस 2 डैश ऑफ QS। ठीक है, सो हमारे पास ये आया,
ठीक है, मतलब ये इस तरह से आया कि हमारे पास यहाँ पर जो है आर लेस देन ऑफ एक्स की कंडीशन में, क्योंकि आर जो है वो लेस देन है एस से, इसलिए हमने यहाँ पर क्यू ऑफ आर को क्यू ऑफ आर से छोटा रखा जिससे कि कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, नाउ जो हमारी कंडीशन थी वो तो हमारी रॉन्ग आ गई, क्योंकि हमें तो इक्वल टू के फॉर्म में लेके आना था ना, तो वही हमने यहाँ पर बता दिया विच इज़ नॉट अ ट्रू, क्योंकि हम यूनिकनेस में कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन ले रहे हैं, वही which is not a true and hence our assumptions that r less than of x is not a true। ठीक है, r लेस देन ऑफ x पे हमें क्या मिल रही है, ये कंडीशन मिल रही है, इसका मतलब ये इस कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सपोज करें r जो है, इस केस में क्या था, r लेस देन ऑफ x, मैं इसको 1 मिनट हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, और हम क्या सपोज कर ले, अज्यूम कर ले कि s लेस देन हो जाए r से, तब उस केस में क्या होगा, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव डैट s लेस देन ऑफ r, अगर s लेस देन हो जाए r से, कैन नॉट बी ट्रू, तब भी ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमें उस केस में क्या मिल रहा, क्योंकि उस केस में हमारे पास s टर्म तक आएंगी, तो हमारे पास यहाँ पे p ऑफ s हो जाएगा। ठीक है, p ऑफ s हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, q ऑफ r, तो मतलब p ऑफ s तक की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें r टर्म्स मिलेंगी, मतलब दोनों ही केसेस में ये हमारी ट्रू कंडीशन नहीं आ रही। ठीक है, मतलब जब लेस देन r लेस देन हो जाएगा s से, और या s लेस देन होगा r से, तो हम मतलब ये है कि जब r इक्वल टू हो जाएगा s के, ठीक है, सो दस r लेस देन ऑफ s एंड पी आई इज इक्वल टू ऑफ क्यू आई, क्योंकि पी आई और क्यू आई हमारे पास क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि आर ओ से हमारे पास p और q हमारे पास क्या है, ये p पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो है। सो उसी केस में हमारी यूनिकनेस तब होगी जब r इक्वल हो जाएगा s के, तो हैंस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ n इज यूनिक। ठीक है, इस केस में हमारे पास n यूनिकनेस रिप्रेजेंटेशंस हो जाएंगे। सो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप इसको 2 to 3 टाइम्स अपने नोट्स में लिखें और इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें। ठीक है, लिख कर देखें, लिखने से जल्दी याद होता है चीज़ें, आप इसको अच्छे से लिख के देखें, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक्स पर चाहते हैं वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।